गाइज अगर तुमने पिछले 2 वीडियो देखे नहीं है तो देख लो, अगर नहीं देखना तो तभी भी ठीक है। ये मेनली मेरा वीडियो है प्रिपरेशन ड्यूरिंग द ड्रॉप ईयर। मैंने कैसे किस तरीके से प्रिपेयर किया था, कितना हार्ड वर्क किया था, कितना करने की ज़रूरत है, और मैंने 473 से कितना मेहनत किया 690 लाने के लिए। तो मैं अपनी गलतियां क्या क्या समझ चुका था। मैंने बायो की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, जो मैंने पढ़ी थी थोड़ी बहुत। बायो में बहुत ज़्यादा बाहर के फालतू की चीज़ें पढ़ी थी, कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, कोचिंग वालों का बहुत ज़्यादा सुन लिया था, पेपर एनालिसिस नहीं किया था। प्रिपरेशन से पहले मैंने पेपर सॉल्व नहीं किए थे, पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। फिज़िक्स में मैंने बहुत ज़्यादा बाहर के क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन मुझे स्पीड नहीं थी मेरी फिज़िक्स में। केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा पता नहीं फालतू फालतू की चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़ीरो बन गए थे। ऑल्सो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे थे, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल फिजिकल सबकी ठीक होती है यार, तुम लोग मानो ना मानो, तुम लोग कोचिंग के टेस्ट देते हो, तुम लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तुम्हारी फिजिकल ठीक होगी, और मेरी फिजिकल ठीक थी, मैं फिजिकल कभी नहीं बोलूँगा गलत थी। इनऑर्गेनिक मैंने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा था, ये सारी गलतियाँ हो गई। अब कोचिंग में जाने लगा, कोचिंग जैसे मुझे पता था हर एक दूसरे कोचिंग की तरह चुतिया बनाने लग गई, तो मैं जेनेटिक्स की कॉपियाँ भराने लग गई, ये बनाने लग गए। मेरे कोचिंग से स्टार्टिंग के 2 हफ्ते में मन उठ गया। मैंने बोला कि अगर मैं इस कोचिंग में वापस जाके रोज़ अपने 6 से 7 घंटे वेस्ट करने लग गया तो मेरा नीट में सिलेक्शन इस बार फिर से नहीं होगा। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं अभी स्टैंड कहाँ करता हूँ यार। नीट 2018 तो निकल गया, लेकिन मैंने मई जून जुलाई अगस्त 3 महीने 3 महीने पढ़ाई नहीं की थी। तो बेसिकली मैं 3 महीने में बहुत कुछ वेपराइज हो गया होगा। मैं तो ऐसा बंदा हूँ जो कल रात को जो खाना खाता हूँ वो भी याद नहीं रहता मुझे, तो 3 महीने में कुछ भी याद नहीं रहा होगा। मैंने सोचा चलो एक पेपर दे के, तो जब मैंने पेपर दिए थे, मेरे आपको विश्वास नहीं होगा मेरे नंबर कितने आए थे। 380 नंबर आए थे मेरे, 380। कुछ नहीं समझ में आया यार, फटके चार हो गए। 380 नंबर ड्रॉप लिया हूँ और 380 नंबर आए, 480 उससे भी पहले। एक रैंडम पेपर लिया था, पता नहीं कौन सी ईयर का, कोई रेलेवेंट था नीट से, लेकिन 380 नंबर आए थे। फिर मैंने उसी पेपर में अपनी गलतियाँ एनालाइज करनी स्टार्ट की। सेम गलती हो रही थी मेरे से, बाहर से क्वेश्चन सही हो रहे थे, वो नहीं हो रहे थे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन गलत नहीं, मतलब गलत हो रहे थे। फिजिक्स में मेरा बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा था, ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्चुअल एरर हो रहे थे। तो ये सब गलतियाँ मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इन सब गलतियों को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखूंगा, इनको मैं वापस नहीं दोहराऊंगा। तो अब कोचिंग का मैं क्या करना था। कोचिंग वाले ऐसे थे जो अगर मैं डेली घर नहीं जाऊंगा ना, डेली कोचिंग नहीं जाऊंगा, डेली घर में फ़ोन मिलाएंगे। तो मैं क्या करता था पता है, कोचिंग में जाके मैंने अपना नंबर ही चेंज करा दिया। ये मेरा पर्सनल नंबर चेंज करा दिया कि वो पेरेंट्स के नंबर है। मैं एडवाइस नहीं करूँगा, वो करो। अगर खुद के ऊपर डेडिकेशन है तभी करना, अगर तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हारे प्रिपरेशन में कोई रोल नहीं है तभी तुम करना। लेकिन अगर तुम वो करोगे तो तुम्हारा कोचिंग के का तुम्हारे तुम्हारे प्रिपरेशन में पार्ट बहुत कम हो जाएगा। और मैं यही बोल रहा हूँ, कोचिंग का तुम्हारी प्रिपरेशन में कभी भी पार्ट नहीं होता है। कोचिंग एक बस एक नेम टैग है जो तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, मैं इस कोचिंग में पढ़ता हूँ, मैं टच में हूँ मेडिकल वर्ल्ड से, मैं टच में हूँ बाकी एस्पिरेंट से कि ये इतना पढ़ रहा है, ये इतना पढ़ रहा है, इसका लेवल यहाँ पर है। हाँ चलो, 100 बच्चों के बीच में बैठा हूँ, मैं एटलीस्ट 60 से 70 लोगों के ऊपर तो हूँ। मैं 10th 12th रैंक में तो आता हूँ। मुझे पता है कि मेरा जो प्रिपरेशन है वो कंपेयर टू योर 100 कितना है। तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर लूँगा कि मेरे कंपेयर टू बाकी लोग, बाकी नीट के एस्पिरेंट्स जो दूसरे कोचिंग में दूसरे बैचेस में, उनसे कितना प्रिपरेशन में होगा। तो मतलब एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ तुम सही ट्रैक में जा रहे हो, और तुम्हारा मन तुम अगर किसी और को पढ़ते हुए देखते हो तो तुम्हारा भी मन कर जाता है। तो कोचिंग का तुम्हारे इसी 2 चीज़ों में रोल होता है, बाकी सब तुम्हारी खुद की सेल्फ स्टडी है। मैं क्या करता था फिजिक्स के लिए, अब फिजिक्स में मैंने हाई लेवल के क्वेश्चन रट तो लिए थे, लेकिन समझ में कभी नहीं आया। तो अब कोचिंग के नोट्स अच्छे होते हैं यार। कोचिंग में तुम समझो ना समझो, नोट्स अच्छे होते हैं। कुछ कुछ कोचिंग है, अब मैं सब कोचिंग के नहीं बताऊंगा, लेकिन जनरली हर एक टीचर तुम्हें उसी लेवल का पढ़ाएंगे। मैं बेसिक से स्टार्ट किया। एनसीईआरटी फिजिक्स की को तो कमी समझ में नहीं आई, तो बेसिकली मैंने फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सब फॉर्मूले तो रटे हुए थे, कभी समझा नहीं था इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने थोड़ा बहुत समझना को स्टार्ट किया, लेकिन फिर मैंने बोला समझने से क्या होगा यार, मुझे तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैंने डेली के बेसिकली 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया था। 50 to 60 क्वेश्चन फिजिक्स के 3 घंटे लगते थे, 4 घंटे लगते थे, बहुत टाइम लगता था 50 to 60 क्वेश्चन करने में, मैं बहुत स्लो था। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बहुत लेट स्टार्ट हुई थी कोचिंग में, और मैं ऑर्गेनिक मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था।
तो मैं वेट कर रहा था ऑर्गेनिक कोचिंग में पढ़ाई उसके बाद मैं पढ़ूंगा। तो ये इसकी भी अलग कहानी है, मैं ऑर्गेनिक में क्या गलती की थी। ऑर्गेनिक में मैंने प्रेपरेशन के दौरान भी गलती की थी, जो मैं आपको बताऊंगा तो आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। पहले बात करते हैं फिजिकली। फिजिकल मैं जैसे आपको बताया था मेरी स्ट्रॉन्ग थी, वीक थी, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन करता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था और थोड़ा बहुत बेसिक क्वेश्चन कर लेता था। बहुत था फिजिकल, कोई चैप्टर कोचिंग में इतना दिनों में खत्म हो जाता था, 10-12 दिन तो लगता था ना यार कोई चैप्टर खत्म होने में। दिन के कितने एक मॉड्यूल में किसी भी को एलन आकाश या किसी भी अमन तिलक आर्यन सागर से कितने 200-300 क्वेश्चन होंगे, दिन के 30-40 क्वेश्चन करता था, बहुत थे, तो फिजिकल हो जाती थी। दिन के 30-40 क्वेश्चन करने में कितना 45 मिनट्स, चलो 1 मिनट भी नहीं हुआ, 1.5 घंटा 2 घंटा ले लो, 2 घंटा तुम्हारा फिजिकल में चला गया। इनऑर्गेनिक मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था नवंबर में, जब मुझे रियलाइज़ हुआ था मैंने इनऑर्गेनिक की प्रिपरेशन तो की नहीं, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर तो मेरा ऑलमोस्ट ऐसे ट्रांजिशन पीरियड में चला गया था, मैं कोचिंग को फॉलो करूँ या खुद की दिल को फॉलो करूँ, मुझे क्या प्रिपरेशन करनी है। लेकिन कोचिंग वाले मुझे समझ में आ गए थे चूतिया बना रहे थे, मैं कोचिंग के ऊपर प्रेशर देना छोड़ ही दिया था, मैं कोचिंग जाना छोड़ ही दिया था, कोचिंग टेस्ट भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। एलन की एक मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आती है, उसमें बायो के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे मेरा प्राइम मोटिव ये था कि मैं बायो में 220 से एटलीस्ट 320 तो करूं। अगर मेरे बायो में 320 प्लस आ गए तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा गोल नहीं था मेरा करना। अगर तुम नीट 2018 के हिसाब से चलो तो तुम्हारे अगर 600 क्रॉस हो गए, मेरा मेनली तो गोल मेरा बंगाल का कोई भी मेडिकल कॉलेज था, मतलब मुझे 530-540 लाना था, तो उसमें अगर मैं बायो में भी अगर स्वैम्प अप कर लेता मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री इंप्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैंने बोला अगर मैं ड्रॉप लिया ही हूँ तो कुछ बेटर इंप्रूव करता हूँ, मैं अपना 100% दूंगा, मुझे पता नहीं मुझे उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, मैं अपना 100% दूंगा, एटलीस्ट मेरे 40 मार्क्स तो 40-50 मार्क्स तो इंप्रूव हो जाएंगे, मुझे कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद चाहे कुछ भी हो भगवान की मर्जी, और भगवान की मर्जी मुझे AIR-17 मिल गया। AIR-17 वॉज अ जोक टू मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया AIR-17 कैसे आया। तो जिससे पहले आपका फिजिक्स में मैंने क्वेश्चंस फिर क्या करने लगे, दिन के 60 क्वेश्चन किए, सिंपल बेसिक, फोर्स इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके फॉर्मूला कर रहा हूँ, बस फॉर्मूले अप्लाइड समझ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें ये चीज़ें डाल रहे हैं, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, वही समझना है तुम्हें। और मैंने क्या किया, एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं करता था। SL अरोड़ा बोल के एक बुक है जिसमें बहुत सारे बच्चे डिपेंडेंट रहते हैं, उसमें क्या होता है कि तुम एक टॉपिक कर रहे हो, उसका हर एक क्वेश्चन तुम कंटिन्यूसली करते रहते हो, मतलब एक टॉपिक पढ़ रहे हो उसके सिमिलर क्वेश्चन, मतलब एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, उसमें वैल्यूज डाल रहे हो, आंसर निकाल रहे हो, एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ट्विस्ट एंड वो तो नहीं पता। नीट में 2-3 फॉर्मूला अप्लाई करके एक क्वेश्चन बनता है, या फिर कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं एक ही फॉर्मूला अप्लाई करके बनता है, लेकिन वो 2-3 फॉर्मूला जो अप्लाई करके जो क्वेश्चन बनता है ना वो रैंक डिसाइड कर देती है। तो अगर तुम्हें रैंक की तरफ गोल करना है तो तुम्हें 2-3 फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, मैं HC वर्मा के एंड के क्वेश्चन नहीं बोल रहा, NC वर्मा के स्टार्टिंग के क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जिसमें कॉन्सेप्ट्स लगते हैं यार, कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करने का ट्राई किया था मैं। बायोलॉजी में मैं डेली 2 से 3 चैप्टर पढ़ने लग गया था NCERT से, कोचिंग के नोट्स में समझ गया था कि नहीं हो पाएगा। तो गाइस बायो की NCERT डेली करने लग गया था 2 से 3 चैप्टर। स्टार्टिंग में मुझे टाइम कितना लगता था तुम्हें पता है? स्टार्टिंग में मुझे टाइम लगता था 60 मिनट्स, एक चैप्टर 1 घंटा लग जाता था एक चैप्टर करने में। फिर धीरे धीरे जब मैंने दूसरी बार किया 55 मिनट्स, तीसरी बार किया 50 मिनट, धीरे धीरे करते करते 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, और जब जनवरी और फरवरी में जब मैं रिवाइज करता था हर एक चैप्टर मैं 20 मिनट्स में कर लेता था। सोच रहे हो 60 मिनट से 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स से ज़्यादा किसी भी चैप्टर में नहीं लगता था, और हर एक चैप्टर वर्ड्स में था। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से देखता था, हर एक चैप्टर को मैंने कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज बना रखी थी, उस चैप्टर को कैसे पढ़ने का, क्या पढ़ना है, साइड में सब कुछ लिख रखा था। एक्स्ट्रा चीज़ें जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी, जो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा, उसको भी एनसीईआरटी में साइड में लिख रखा था, तो कुछ भी नहीं छूटता था मेरा। मतलब मैं अपना हर एक चैप्टर ऐसे प्रिपेयर करता था कि मेरे 320 से 340 तो आने ही हैं एनसीईआरटी में। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल है। तो ऑर्गेनिक का मैंने स्टार्टिंग में देखा कि यार कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, बहुत कैसे पढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे पढूं। तो मैंने सोचा कि यार खुद से पढ़ने का एक और बार लास्ट ट्राई करता हूँ, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट तरीका अपना के देखता हूँ। एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, और सरप्राइजिंगली या सरप्राइजिंगली नहीं भी, जो मैंने बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर ओपिनियन है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत प्यारी है, काफ़ी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। तो ऑर्गेनिक मैंने पहले उससे पढ़ा, फिर अपने थोड़े बहुत पुराने नोट्स रैंडम कहीं से भी नोट जुगाड़ किए, कोई भी कुछ भी नहीं था मेरे पास,
कहीं से भी जुगाड़ करता था, एक बार देख लेता था क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए गए जो एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी में उस टॉपिक्स को बार बार अच्छे से पढ़ लेता था। फिर तुम्हारा ऑर्गेनिक आया और उसके बाद मैं देखता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक चैप्टर पढ़ने के बाद। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी, बिकॉज एनसीईआरटी में इतना स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा वास्ट दिया हुआ नहीं, लेकिन जब मैं प्रीवियस ईयर करता था देखा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती है, और अलग तरीके से रिपीट होती है यार। मतलब तुम अ को द लिख दो तो तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ी चेंज हुआ, कंटेंट थोड़ी चेंज हुआ, कंटेंट तो वही पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ, अ को द लिख दिया, ए को बी लिख दिया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है यार। कोई एग्जाम्पल में कोई एज इन क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जो ऑर्डर्स थे, कभी ऐसे कोई सपोज किसी भी चीज़ का आंसर था मिथाइलेटेड आयन CH3 नेगेटिव, ठीक है, तो मिथाइल कुछ था शायद से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, सपोज मेरे को यार याद नहीं है, मैं आपको गलत नॉलेज नहीं दूंगा, मुझे ऑर्गेनिक अभी बिल्कुल भी याद नहीं है, ऑर्गेनिक वॉलेटाइल है। 9 से ज़्यादा 1 1.5 साल से ज़्यादा हो गया ऑर्गेनिक पढ़े हुए, नीट के बाद मैंने छुई भी नहीं है, क्यों पढ़ूंगा, अच्छा भी नहीं लगता था यार पढ़ना, फालतू में क्यों पढ़ूंगा, बायो पढ़नी अच्छी लगती है, ये क्यों पढ़ूंगा, मुझे याद नहीं है। देखो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि कोई ऑर्डर था, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल ए इज़ ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो एक क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, तो ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी आ जाता था। और दूसरे में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ दी हाईएस्ट पोटेंशियल, तो मतलब ए होगा उसका आंसर। तो ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी में ए लेके रख दिया, तो इसका मतलब तो वही हुआ ना। तो पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी में कवर हो जाती थी ब्रो, और कुछ नहीं चाहिए होता था। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी करने के बाद, रीएसर करने के बाद, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हाइड्रोकार्बन उसके आगे वाले चैप्टर्स में भी हो गया, और मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। एनसीईआरटी पढ़ता था, उनकी इक्वेशन अच्छे से रहता था, मैकेनिज्म हाँ ज़रूर, हर एक जो एनसीईआरटी के इक्वेशंस हैं उनके मैकेनिज्म एक बार देखा था, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, कुछ भी अभी तक जितना भी चीज़ें बोला हूँ उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं किया हूँ। कुछ कुछ चीज़ें या शायद कभी तुम लोग मेरे से पूछो तो मैं मिस ज़रूर कर जाऊँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब इतना ही किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना ही किया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब फिर रिएक्शन मैकेनिज्म एक बार देख लेता था, समझ में आया आया, नहीं हुआ तो छोड़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करता था उसके साथ, और टॉपिक्स जो बार बार रिपीट होते थे उसको एनसीईआरटी में जरूर मार्क करता था। जैसे मेरे लिए बायोलॉजी की एनसीईआरटी हो गई थी धीरे धीरे, वैसे मेरे लिए केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी होने लग गई थी। ऑल्सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर मतलब नवंबर या सितंबर अक्टूबर से एक चैप्टर पढ़ने लग गया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि नवंबर में मेरे मतलब स्टार्ट किया था मैंने 480 या 460 वैसे कुछ मार्क्स आते थे। धीरे धीरे मुझे इम्प्रूव करना था यार, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैंने डेली पेपर देना स्टार्ट किया। डेली पेपर देने का मोटिव मेरा कुछ ज़्यादा था नहीं, मतलब ऑब्वियसली मोटिव ये था मुझे इंप्रूवमेंट करना, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या होगा। मेरा एक दोस्त था, मेरा रूममेट था, वो भी बोलता था चलो यार डेली पेपर देते हैं, मतलब मन लगा रहता था, क्योंकि अब कोचिंग ख़त्म, मतलब कोचिंग नहीं जाता था तभी भी आसपास के लोगों से इंटरेक्शन कम हो गया है, कोचिंग वोचिंग सब बंद हो गई है। जब मन करता था मैं रिक्रिएशन के लिए कोचिंग जाता था, वो भी जाना बंद हो गया, तो मतलब पढ़ने से थोड़ा सा मन सा हटने लग गया था यार। तो मैंने अपने रूममेट के साथ डिस्कस किया, तो फिर मैंने उसको बोला था यार मैंने देखा था मेरी 2018 में जो गलतियाँ हुई थी वो थी कि मैंने पेपर भी नहीं दिए। तो उसने बोला, मैंने और उसने फिर डिसाइड किया कि चलो यार साथ में रोज़ पेपर देते हैं। तो जनवरी और फरवरी में हमने रोज़ एक एक पेपर दिया। वो पढ़ाई में मेरे से अच्छा था, उसकी रैंक 300 to 400 में आया, मेरे साथ मैमसी में था, लेकिन उसके वो मतलब पढ़ाई में मेरे से अच्छा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो पढ़ाई वो मतलब काफ़ी अच्छा करता था। तो उसने क्या बोलते हैं, और मेरी रैंक 17 आ गई, तो तुम्हें पता है नीट वाले दिन कितना लक फैक्टर कितना मैटर करता है। तो मैं कितने मार्क्स से स्टार्ट किया, फुल सिलेबस पेपर मैंने 482 मार्क्स से स्टार्ट किया था, मुझे अच्छे से याद है। और न्यू ईयर का अगला दिन था, वो जनवरी 2 था शायद, वो न्यू ईयर का अगला दिन था। मैंने शायद, मैं ऑनेस्टली नहीं, मैं मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ मतलब फुल सिलेबस पेपर में देने लग गया था। कम शायद मेरा पूरा सिलेबस भी अच्छे से नहीं हुआ था, मेरे कुछ कुछ चैप्टर्स भी पेंडिंग थे, जैसे फिजिक्स के लास्ट के चैप्टर्स जो मैंने रिवाइज प्रैक्टिस नहीं किए, वो इंपॉर्टेंट वो जो फिजिकल केमिस्ट्री से सेमीकंडक्टर्स चैप्टर्स वगैरह हो गए, वो पढ़े नहीं थे यार। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स मिसिंग थे। बायोलॉजी हाँ 1 2 बार सिलेबस कवर हो गया था, तभी भी 480, मतलब मेरे फिजिक्स में 100 110 आने लग गए थे, केमिस्ट्री में भी 100 120, वही सिमिलरली बायो में 220 230। कैसे फिजिक्स में कभी 90 कभी 80, बिकॉज मैंने वो चैप्टर्स पढ़े नहीं थे, कुछ चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिसिंग थे। मैं फिर से डिप्रेशन में जाने लगा यार, इतना ही मार्क्स मेरे नीट में आते थे, इतने वो आते थे,
फिर मैंने बोला फिर और क्या गलती कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ ट्राई कर दिया। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने डिसाइड किया कि डेली जो पेपर कर रहा हूँ ना, उस पेपर की गलतियाँ एनालाइज करूँगा। और एक 3 दिन पेपर कंटिन्यूसली करने के बाद मैंने देखा कि मेरे 1-2 चैप्टर कुछ ज़्यादा ही वीक है, चाहे वो पढ़ने के बाद भी उसी चैप्टर की गलतियाँ हो रही है, तो उस चैप्टर को पढ़ने लगा। तो मेरे धीरे धीरे मार्क्स 510 500 तक आने लगे। फिर मैंने बोला बायोलॉजी इंप्रूव करनी है। बायोलॉजी के मैंने लाइन टू लाइन पढ़े हैं, लेकिन मेरे को अच्छे से मैं रिकॉल नहीं कर रहा, बिकॉज लैंग्वेज बहुत ट्विस्टी है। मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, उनमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ पैराग्राफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो मिस हो जाती थी, वो लाइन्स वापस से देखी, क्यों, बिकॉज मैंने क्वेश्चंस करना है। तो 3 घंटा मेरा पेपर करने में लग जाता था, 2 से 3 घंटे मेरे पेपर एनालाइज करने में लग जाते, 6 घंटे लग गए। उसके बाद 2 घंटे फिर मैं बायोलॉजी पढ़ता था, फिर 45 क्वेश्चन मेरे फिजिक्स के दिन भर में हो जाते थे। कुछ कुछ चैप्टर्स जो मुझे नोट्स रिवाइज करने होते थे फिजिक्स के, वो जो मैंने खुद से बनाए थे, मतलब अपने प्रिपरेशन के दौरान मैंने खुद से बनाए थे कुछ कुछ नोट्स, तो उनको भी पढ़ने लग गया था। फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री में ज़्यादा गलतियाँ हो नहीं रही थी, ऑर्गेनिक में बिकॉज कोचिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आते थे। मैं समझ गया था कि ऑर्गेनिक में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, नीट में तुम्हारा अच्छा चल जाएगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे तुम्हारे हो जाएंगे। तो मेरा ये नॉलेज तुम लोग के लिए भी है कि तुम्हारा अगर कोचिंग में अभी नंबर नहीं आ रहा है ऑर्गेनिक में, डोंट वरी, नीट इज सिंपल एज का। वो एम्स लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछता, अचानक से सडनली वो लोग बम्प अप भी नहीं करेंगे क्वेश्चंस। तो वो लोग तुम्हें ऑर्गेनिक बेसिक लेवल के ही पूछेंगे, जो प्रीवियस ईयर में बार बार आ रहे हैं, तो उनको पहले कॉन्सेंट्रेट करो, वो हो जाए उसके बाद अपना लेवल इंक्रीज करो। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल तक आते आते मेरे नंबर 610 620 तक टच करने लग गए थे। अप्रैल सेकेंड वीक तक मेरा नंबर 630 640। तो कैन यू इमेजिन 400 टू 630 640 मार्क्स, एंड मैक्सिमम 650। नीट 2019 में बोल रहा हूँ, फिर से मजाक था। तो मेरे 640 650 आ रहे थे, मैं बोल रहा हूँ जितने नंबर मेरे रोज उसमें आते मेरे इतने ही नीट में आते। तो नीट के पेपर के दौरान तुम्हें जो करना है वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इससे पहले, नीट से 1-2 हफ्ते पहले तक मैंने वही किया था, रिवीजन रोज, मतलब धीरे धीरे करके बायोलॉजी इंप्रूव हो गई थी, इसलिए मैं अपना मतलब रिवीजन एक एक चैप्टर करने लग गया था। और एंड के महीने, मतलब अप्रैल मई, अप्रैल मार्च अप्रैल, उसमें दो दो पेपर रोज देने लग गया था। दो दो पेपर कभी देता था, कभी मूड किया तो एक पेपर, लेकिन एक पेपर रोज जरूर देता था विदाउट फेल। और मेरे नंबर्स कभी कम भी हो जाते थे यार, मैं डिमोटिवेट होता था, डिमोटिवेट होता था जब नंबर कम हो जाते थे 1 2 दिन तक कंटिन्यूसली। फिर मैं उन पेपर्स को अच्छे से और एनालाइज करता और मुझे पता चलता था कि मैं कुछ टॉपिक्स भूल चुका हूँ, उनको करता था। साइड में मैंने एक चार्ट बना रखा था जिसमें हर एक चैप्टर का नाम था, उसमें मैं एक एक टिक मार्क मारते रहता है जब मैं उस चैप्टर को रिवाइज करता था आफ्टर पेपर एनालाइज। तो एंड तक मेरे बहुत चैप्टर, बहुत बार, कुछ कुछ चैप्टर 10 बार, कुछ कुछ चैप्टर 15 बार, कुछ कुछ चैप्टर इवन 20 टाइम्स रिवाइज हो चुके थे, जो वीक थे, जो टफ लगते थे। हर एक का डिफरेंट है यार, कुछ को ऑर्गेनिक टफ लगती है, कुछ को कोई और चैप्टर टफ लगता है, डिपेंड्स हाउ मच एफर्ट यू हैव पुट ड्यूरिंग योर चैप्टर स्टार्टिंग टाइम। मतलब जब तुम मेन चैप्टर पढ़ रहे हो, तुम कितना एफर्ट उस समय किए हो और तुम्हारी रिटेनिंग पावर कितनी है, हर एक बच्चे के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है। तो हर एक अपने अपने हिसाब से तुम पढ़ाई करे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने पेपर देना स्टार्ट कर दिया। और अब मैंने फिर समझ गया था इतने आएंगे, और अब पेपर देने चला गया था। चलो इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा कि पेपर कैसे करना है, ठीक है गाइस। तुम मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए। मैं बहुत सारे मतलब नोट्स भी शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू, कुछ कुछ अच्छे अच्छे निमोनिक्स मिल जाते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम में बहुत फ्रीक्वेंटली, बिकॉज एक इंस्टाग्राम एक ऐप है जो मैं चलाते रहता हूँ, तो मुझे कुछ भी कहीं से भी कंटेंट मिल जाता है, चाहे मेरा बनाया हो या किसी का भी बनाया हो, मैं स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर देता हूँ जो तुम्हें रेलेवेंट है, हेल्पफुल होगा। तो मुझे फॉलो करें रिदम अग्रवाल ऑफिशियल में। ऑल्सो तुम मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो उसमें। टेलीग्राम चैनल भी खोल रखा है तुम्हारे, टेलीनीट और रिदम अग्रवाल, 2 चैनल्स हैं। टेलीनीट अपूर राघव के साथ है, नीट एयर 26, जिपमर एयर 9, एम्स एयर 72 या 73, पता नहीं कितना था बंदा, मतलब एम्स नहीं जा पाया बेचारा, छोड़ना, कोई क्या दिक्कत है, नहीं है ना, मैम सी आई में ब्रो है वो, कुछ कोई नहीं बोलेगा। तो ए एम्स ये है, और उसके बाद तुम्हें रिदम अग्रवाल बोल के भी मैंने एक टेलीग्राम चैनल खोल रखा है, जो तुम्हें दोनों के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और कुछ हेल्प चाहिए यार, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, कुछ वीडियोस बनाने हैं, किसी भी कुछ भी कंटेंट चाहिए तुम्हें,
मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। मेरा मोटिव ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी हेल्प करना मेरा मेन मोटिव है। ऐसे थैंक यू यार।